स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में अकाउंट का फर्स्ट चैप्टर साझेदारी विषय प्रवेश का जो आईएमपी एमसीक्यूज है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं, देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट चैप्टर में 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस 5 मार्क्स के क्वेश्चन में एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और सम्स आते हैं। अब हम देखते हैं पहला एमसीक्यू, पहला विकल्प। प्रश्न 1, भारत में भागीदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ है? 1932, 1943, 1956, 1965। तो आंसर है 1932। प्रश्न 2, साझेदारी फॉर्म में कम से कम 2 साझेदार आवश्यक हैं क्योंकि साझेदारी फॉर्म में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, साझेदारी फॉर्म में अधिक जोखिम होता है, साझेदारी समझौते के माध्यम से उभरती है, भागीदारों की असीमित देनदारियां। ये भागीदारी बोले जाए या साझेदारी, दोनों का मतलब एक ही होता है। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है? साझेदारी फॉर्म में कम से कम 2 साझेदार आवश्यक है। क्यों आवश्यक है 2 साझेदार? साझेदारी फॉर्म में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, साझेदारी फॉर्म में अधिक जोखिम होता है, साझेदारी समझौते के माध्यम से उभरती है या भागीदारी की असीमित देनदारियां। तो आंसर आएगा सी, साझेदारी समझौते के माध्यम से उभरती है। साझेदारी फॉर्म में, फॉर्म मतलब पेड़ी। ओके, यहाँ फार्म का मतलब क्या है? पेड़ी। फार्म हम इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, तो फार्म साझेदारी पेड़ी में प्रत्येक भागीदार का मतलब साझेदार, आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में। तो आप अगर भागीदार दिया रहे तो आप साझेदार समझिएगा। साझेदारी पेड़ी में प्रत्येक भागीदार दूसरा भागीदार का खाली जगह होता है। साझेदारी पेड़ी में प्रत्येक साझेदार दूसरे साझेदार का क्या होता है? एजेंट होता है। एजेंट होता है, प्रतिनिधि होता है या लेनदार होता है, अधिकारी, देनदार। प्रतिनिधि और एजेंट दोनों एक ही होते हैं। प्रतिनिधि को हम हिंदी में कहते हैं और प्रतिनिधि को इंग्लिश में हम एजेंट कहते हैं। ओके, तो आंसर आएगा प्रतिनिधि, मतलब प्रत्येक साझेदार एक दूसरे के प्रतिनिधि होते हैं। साझेदारी संस्था के साझेदार के लिए उसका दायित्व असीमित है या सीमित है, पूंजी तक सीमित है, दिए गए में से कोई नहीं। तो आंसर है असीमित। आंसर क्या है? असीमित। क्वेश्चन नंबर 5, बैंकिंग व्यवसाय में भागीदार मतलब साझेदारों की अधिकतम संख्या क्या है? 2, 10, 7, 20। तो आंसर है 10। प्रश्न नंबर 6, साझेदारी संस्थाओं के प्रशासक कौन है? प्रशासक कौन है? साझेदारी संस्था कौन है? ये प्रशासक कौन कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? ये मालिक कहलाते हैं, लेनदार कहलाते हैं, या प्रतिनिधि कहलाते हैं, या देनदार कहलाते हैं? जो साझेदार होते हैं वो क्या कहलाते हैं? साझेदारी संस्था के, साझेदारी पेड़ी के क्या कहलाते हैं? तो आंसर आएगा मालिक। प्रश्न 7, यदि साझेदारी में कुछ भी उल्लेखित नहीं है तो साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज की दर क्या है? यदि साझेदारी में उल्लेख नहीं किया गया है, जो करार पत्र है उसमें कोई उल्लेख ना किया हो, तो साझेदार द्वारा पेड़ी को दिए गए ऋण पर ब्याज की दर कितना होगा? 6%, 12%, 10%। ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। आंसर है 6%। अगर करार में कुछ लिखा हुआ ना हो और ऋण पर ब्याज चुकाना हो तो क्या होगा? ऋण का दर 6%। प्रश्न 8, कंपनी विविध नियम
2016 के नियम 10 के अनुसार साझेदारों की संख्या की अधिकतम सीमा क्या है? 10, 5, 20, 80। तो आंसर है 50। यदि साझेदारी करार विलेख, मतलब आपको कंफ्यूज कर सकता है, विलेख भी पूछ सकता है, करार भी पूछ सकता है, तो आप क्या करेंगे, समझेंगे विलेख और करार दोनों एक ही है। यदि साझेदारी करार में कुछ भी उल्लेखित नहीं है तो साझेदार के चालू खाते के उधार शेष पर ब्याज की दर क्या है? अगर करार पत्र में कुछ भी लिखा हुआ ना हो तो साझेदार के चालू खाते के उधार शेष पर ब्याज की दर क्या होगी? 5%, 6%, 10%। ब्याज की गणना नहीं की जाएगी, तो ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। अगर करार पत्र में ब्याज का गणना करने से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं दी गई है तो चालू खाते में उसकी कोई भी एंट्री या कोई भी व्यवहार दर्शाया जाएगा नहीं। प्रश्न 10, साझेदारी फॉर्म मैंने बताया था पेड़ी। साझेदारी पेड़ी में पूंजी खाते रखने के कितने तरीके हैं? 1, 2, 3, 4। आंसर है 2। आपको पता है अस्थिर और स्थिर। प्रश्न 11, यदि साझेदारी करार में कोई प्रावधान नहीं है तो साझेदारों के बीच लाभ या हानि किस अनुपात में साझा की जाएगी? अगर करार पत्र में कोई भी प्रावधान नहीं लिखा गया है तो साझेदारों के बीच में जो लाभ या हानि है वो किस अनुपात में बांटा जाएगा? पूंजी के अनुपात में, त्याग के अनुपात में, बराबर के अनुपात में या लाभ के अनुपात में? तो आंसर क्या आएगा? बराबर अनुपात में, मतलब समान अनुपात में बांटा जाएगा। प्रश्न 12, अस्थिर पूंजी खाता विविध में जब साझेदार अतिरिक्त पूंजी लाता है तो किस खाते में जमा किया जाएगा? अस्थिर पूंजी खाता की पद्धति में जब साझेदार अतिरिक्त पूंजी लाता है तो किस खाते में जमा किया जाएगा? नकद खाता, मतलब रोकड़ खाता, पूंजी खाता, चालू खाता, बैंक खाता? तो आंसर है पूंजी खाता, क्योंकि अस्थिर पूंजी खाता में सिर्फ एक ही खाता बता है, वो क्या है? पूंजी खाता। प्रश्न 13, अस्थिर पूंजी खाते में आहरण पर ब्याज आप कहाँ दिखाएंगे? पूंजी खाते के जमा पक्ष पर, पूंजी खाते के उधार पक्ष पर, चालू खाते के जमा उधार पक्ष पर, चालू खाते के पक्ष पर? तो आंसर आएगा पूंजी खाते के उधार पक्ष पर आहरण का ब्याज दर्शाया जाएगा। ओके। प्रश्न नंबर 14, आप साझेदार के घाटे का हिस्सा कहाँ दिखाएंगे? किस खाते में और किस तरफ दिखाएंगे? जो साझेदार को नुकसान हो रहा है तो उसका जो व्यवहार है आप किस खाते में और किस तरफ दर्शाएंगे? पूंजी खाता के जमा पक्ष में, पूंजी खाता के उधार पक्ष में, चालू खाता के पक्ष में या चालू खाता उधार, सॉरी, जो चालू खाता पक्ष है ना, तो चालू खाता के जमा पक्ष है। ओके, चालू खाता उधार पक्ष में। तो यहाँ पे आंसर क्या है? पूंजी खाता के उधार पक्ष में दर्शाया जाएगा। ओके। सामान्यतः पूंजी खाते में खाली जगह शेष राशि होती है। उधार या जमा दिए गए में से कोई नहीं। आंसर है जमा। प्रश्न 16, पूंजी के जमा बैलेंस पर ब्याज की गणना करके साझेदार की पूंजी बढ़ती है या घटती है? सी, घटती है। दिए गए में से कोई नहीं। पूंजी के जमा बैलेंस पर ब्याज की गणना करें पूंजी के जमा बैलेंस पे, तो साझेदार की पूंजी बढ़ेगी कि घटेगी? आंसर आएगा बढ़ेगी, क्योंकि पूंजी का ब्याज साझेदारों के लिए प्रॉफिट होता है। अगर उसके प्रॉफिट में
उसका जो लाभ होता है, अगर उसकी पूंजी में वृद्धि हो, पूंजी के ब्याज में वृद्धि हो, तो उसके लिए वो बढ़ती है, घटती नहीं है। प्रश्न नंबर 17, अस्थिर पूंजी खाता विधि में किस खाते में और किस पक्ष में साझेदार के लाभ का हिस्सा दर्ज किया जाता है? अस्थिर पूंजी खाता में बता दिया गया है, तो किस खाते में किस पक्ष में लाभ का हिस्सा दर्ज किया जाता है? पूंजी खाता के जमा पक्ष, आपको मैं पहले बता दूं, लाभ जमा पक्ष में आता है और हानि उधार पक्ष में आता है। तो पूंजी खाता का जमा पक्ष, पूंजी खाता का उधार पक्ष, चालू खाता का जमा पक्ष, चालू खाता का उधार पक्ष। यहाँ मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप उधार पक्ष। ओके, तो उत्तर एक क्या आएगा? पूंजी खाता के जमा पक्ष। अस्थिर था तो अस्थिर में सिर्फ एक ही बनता है, पूंजी खाता, तो हमें चालू खाता को देखना ही नहीं है। तो हमें इसमें से क्या देखना है? पूंजी खाता का जमा पक्ष हो सकता है या फिर पूंजी खाता का उधार पक्ष। तो एक चीज याद रखना, लाभ हो तो जमा, हानि हो तो उधार। प्रश्न 18, स्थिर पूंजी खाता विधि में वर्ष के अंत में आहरण खाते का शेष किस खाते में स्थानांतरित किया जाता है? स्थिर पूंजी खाता विधि में वर्ष के अंत में आहरण खाते का जो शेष है वो किस खाते में स्थानांतरित किया जाता है? पूंजी खाता, चालू खाता, लाभ हानि खाता, लाभ हानि विनियोग खाता। विनियोग मतलब वितरण। अब चालू खाता में क्यों? क्योंकि स्थिर पूंजी में दो खाता बना जाता है, पूंजी खाता और दूसरा चालू खाता। पूंजी खाता में सिर्फ पूंजी से रिलेटेड ही व्यवहार दर्शाया जाता है और चालू खाता में अन्य व्यवहार दर्शाया जाता है। अन्य व्यवहार में वो आहरण भी आता है, इसलिए चालू खाता बताया गया। प्रश्न 19, स्थायी पूंजी खाता पद्धति में पूंजी पर ब्याज किस खाते में दर्ज किया जाता है? पूंजी खाता, चालू खाता, आहरण खाता, ट्रेडिंग खाता। ट्रेडिंग खाता को हम हिंदी में व्यापार खाता कहते हैं। ओके, तो आंसर आएगा चालू खाता। प्रश्न नंबर 20, स्थायी पूंजी खाता पद्धति में आप पूंजी के उतार चढ़ाव के समायोजन का प्रभाव कहाँ देंगे? स्थायी पूंजी खाता पद्धति में पूंजी के उतार चढ़ाव का समायोजन का प्रभाव कहाँ देंगे? निश्चित पूंजी खाता, लाभ, निश्चित मतलब स्थायी, ओके, लाभ और हानि खाता, चालू खाता, लाभ और हानि वितरण खाता। तो आंसर आएगा निश्चित पूंजी खाता। प्रश्न नंबर 21, साझेदार को ऋण पर ब्याज का भुगतान खाते में दर्ज किया जाता है? लाभ और हानि खाता उधार पक्ष, लाभ और हानि वितरण खाता उधार पक्ष, लाभ और हानि खाता जमा पक्ष, चालू खाता उधार पक्ष। तो आंसर आएगा लाभ और हानि खाता उधार पक्ष में ऋण और ब्याज का भुगतान दर्ज किया जाएगा। ऋण और ब्याज का भुगतान कहाँ दर्ज किया जाएगा? लाभ और हानि खाता के उधार पक्ष में। प्रश्न नंबर 22, स्थायी पूंजी खाता पद्धति के मामले में साझेदारों को वेतन किस खाते में दर्ज किया जाता है? स्थायी पूंजी खाता पद्धति के मामले में साझेदारों का वेतन, साझेदारों का वेतन, इसमें स्थायी में कितना खाता बनता है? तो पूंजी खाता और चालू खाता। तो पूंजी खाता में सिर्फ पूंजी से रिलेटेड व्यवहार दर्शाया जाता है और चालू खाता में अन्य व्यवहार दर्शाया जाता है। तो वेतन क्या हुआ? पूंजी हुआ कि अन्य व्यवहार? तो वेतन हमारा क्या है? अन्य व्यवहार है। क्या आएगा? पूंजी खाता, लाभ हानि खाता, चालू खाता, लाभ और हानि विनियोग खाता। तो आंसर है चालू खाता। प्रश्न 23, सामान्यतः चालू खाते में शेष राशि होती है उधार या जमा? जमा, इसमें से कोई नहीं, आंसर है जमा। प्रश्न 24, आहरण पर ब्याज को खाली जगह शेष राशि से घटाया जाता है? पूंजी खाता, शुद्ध लाभ, आहरण खाता, शुद्ध हानि। आंसर है
पूंजी खाता। प्रश्न 25, आहरण खाते पर ब्याज की गणना करने पर साझेदार की पूंजी घटती है, बढ़ती है या घटती है? बढ़ती है। डी, दिए गए में से कोई नहीं। पहले समझते हैं आहरण खाते पर ब्याज, मतलब आहरण का ब्याज ये साझेदारों के लिए क्या है? प्रॉफिट है कि लॉस है? आहरण का ब्याज क्या है? आहरण जो साझेदार होते हैं कंपनी में से निकालते हैं, चाहे पैसा हो, चाहे कोई संपत्ति हो, चाहे पैसे के रूप में, चाहे संपत्ति के रूप में, साझेदार कंपनी में से लेकर जाते हैं। फिर जितना पैसा लिए हैं, अगर करार पत्र में कोई प्रावधान लिखा गया हो या करार किया गया हो कि इस पर्सन ने, इस व्यक्ति ने इतना आहरण किया है और इस पे इतना % इसको चुकाना पड़ेगा, तो आहरण उसको 5 लाख तो देना पड़ेगा और साथ ही साथ आहरण पर ब्याज भी उसे चुकाना पड़ेगा। तो उसके लिए साझेदार के लिए क्या हुआ? बढ़ती होगी। क्या होगी? बढ़ती होगी। घटती है, बढ़ती है या घटती है, बढ़ती है? दिए गए में से कोई नहीं। घटती है। आंसर क्या आएगा? घटती है। मैंने आपको क्या बताया था? आहरण खाते पर ब्याज की गणना। तो आहरण का ब्याज ये साझेदारों के लिए क्या होता है? अगर बढ़ता है तो उनको हानि होता है, ठीक। साझेदारी की पूंजी क्या होती है? बढ़ती है। साझेदारी की पूंजी का ब्याज अगर बढ़ता है तो उनके लिए क्या होता है? मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज ये क्या है? बढ़े। एक मिनट। आहरण पर ब्याज अगर बढ़े, प्लस हो, तो क्या होगा? साझेदारों के लिए हानि होगा। ओके। और पूंजी पर ब्याज बढ़े तो साझेदारों के लिए क्या होगा? लाभ। ओके। अब आहरण खाते, क्या कहा गया है? आहरण। ध्यान से समझिएगा, ये आपको क्वेश्चन में भी पूछ सकता है और MCQs में घुमा के पूछ सकता है। अगर आहरण पर ब्याज बढ़े तो हानि होगा, उसके लिए लॉस होगा साझेदार के लिए। और आहरण पूंजी पर ब्याज बढ़े तो साझेदार के लिए प्रॉफिट होगा। अब दूसरा देखिए, आहरण पर ब्याज अगर बढ़ता है, क्या होता है? बढ़ता है तो पूंजी क्या होगी? साझेदारों की पूंजी क्या होगी? घटेगी। क्या होगी? घटेगी। आहरण पर ब्याज अगर बढ़ता है तो साझेदारों की पूंजी क्या होगी? घटेगी। अब आहरण पर ब्याज घटता है तो साझेदारों की पूंजी बढ़ेगी। ओके। इस समय हमें ये समझाने के लिए इसमें हमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, बस इतना जानना है, अगर आहरण पर ब्याज की गणना बढ़ेगी तो साझेदारों की पूंजी क्या होगी? घटेगी। आंसर क्या आएगी? घटेगी। ओके। प्रश्न 26। प्रश्न 26, यदि आहरण खाते तैयार किया जाता है
तो आप आहरण खाते पर ब्याज कहाँ दिखाएंगे? आहरण खाते कहाँ दिखाएंगे? आहरण खाते में। प्रश्न नंबर 27, लाभ और हानि विनियोग का मतलब वितरण खाते के जमा शेष का अर्थ। लाभ और हानि विनियोग खाते के जमा शेष का अर्थ। जमा शेष का अर्थ मतलब क्या होता है? शुद्ध लाभ होता है या शुद्ध हानि होता है? जमा जमा शेष कहा जाए तो समझो लाभ, और उधार शेष कहा जाए तो समझो हानि। ओके, फिर से समझो। जमा शेष कहा जाए तो लाभ, उधार शेष कहा जाए तो हानि। जमा कहा जाए तो लाभ के, और उधार शेष कहा जाए तो हानि। समझे? तो लेकिन इसमें क्या दिया है? शुद्ध लाभ, शुद्ध हानि, वितरण पात्र लाभ, वितरण पात्र हानि। लेकिन हमको क्या बोला गया है? लाभ हानि वितरण खाते। विनियोग आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है लाभ और हानि वितरण खाते। तो यहाँ पे हमारा लाभ क्या होगा? वितरण पात्र लाभ। आंसर क्या आएगा? वितरण पात्र लाभ। प्रश्न नंबर 28, निम्न में से कौन सा लाभ और हानि विनियोग खाते के उधार पक्ष पर दिखाया गया है? निम्न में से कौन सा लाभ और हानि वितरण खाते के उधार पक्ष पर दिखाया गया है? आहरण पर ब्याज, शुद्ध लाभ, चालू खाते के उदाहरण शेष पर ब्याज, सामान्यतः आरक्षित खाते में स्थानांतरित की जाने वाली राशि। तो आंसर आएगा डी। जब साझेदार हर महीने की शुरुआत में बराबर राशि निकालता है तो कितने महीने के लिए आहरण पर ब्याज की गणना की जाएगी? यहाँ पे क्या कहा है? महीने के शुरुआत में। ओके, तो आंसर क्या आएगा? 78। महीने की शुरुआत बोले या प्रारंभ वर्ष, प्रारंभ माह बोले तो आपको 78 के आंसर पर टिक करना है। 78 के आंसर पर टिक करना है। अब प्रश्न नंबर 30, जब साझेदार हर महीने के अंत में बराबर राशि निकालता है तो, अब यहाँ वर्ष के अंत कह दिया है, वर्ष महीने के सॉरी हर महीने के अंत में। अगर हर महीने के प्रारंभ में, हर महीने के शुरुआत में क्या है? 78। ओके, हर महीने के अंत में क्या है? तो आंसर क्या आएगा? 66। ओके, प्रश्न नंबर 31, एक साझेदार हर महीने के अंत में, एक साझेदार हर महीने के अंत में 400 निकालता है तो निकासी पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज होगा। निकालता है, निकासी करता है, तो इसका मतलब क्या होगा? आहरण का है ये, आहरण का सम है ये, तो आहरण का ब्याज निकालना है हमें। ओके, तो ये उदाहरण नंबर 1 है, नामक मूल्य तत्व का जो बुक है उसका उदाहरण नंबर 1 है। बस यहाँ पे आंकड़ा को चेंज कर दिया है। अगर आप इसे समझेंगे तो आपको एमसीक्यू के लिए भी, एमसीक्यू जो विकल्प है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। और जो क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएगा 3 मार्क्स के लिए, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो 400 है, तो 400 गुणे 12%। ओके, फिर क्या आएगा आंसर? 48। तो 48 गुणे क्या करेंगे? ये वर्ष का अंत है तो 66 भागे 12, तो आंसर क्या आ जाएगा? 264। आपको समझ नहीं आएगा इसलिए मैं करके बता रही हूँ। 400 गुणे 12/100 गुणे, अब क्या है? वर्ष का अंत है, वर्ष का अंत का क्या बताया था? 66 बटे में 12, 66 बटे में 12। आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, 4 गुणे 66, 264 हमारा आंसर है। आप चाहे तो बिना कैलकुलेटर का यूज करें, आप चाहे तो कैलकुलेटर के
मदद से इसे 1 सेकेंड में ही या 5 सेकेंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न 32, साझेदार ए, बी और सी के लिए पूंजी अनुपात 3:2:1 है और विभाज्य लाभ 45,000 है, तो साझेदार सी को लाभ के अपने हिस्से के रूप में कितनी राशि मिलती है। अब आप लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि हमें सी को कौन सा अनुपात में बांटना है। ऐसे करना है, 45,000 गुणे 1, इसको जोड़ेंगे 3:2:1, तो क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पे आप क्या हो रहे हो, गलत। यहाँ पे इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। साझेदार ए बी और सी के लिए पूंजी का अनुपात है। एक किसका अनुपात दिया गया है, पूंजी का अनुपात दिया गया है। लाभ हानि वितरण का अनुपात नहीं दिया गया है, ये लाभ दिया गया है। लेकिन लाभ को साझेदारों के बीच में कौन से अनुपात में बांटना है, लाभ हानि कौन से अनुपात में बांटना है, इससे रिलेटेड कोई भी सूचना इस प्रश्न में दी नहीं गई है, इस प्रश्न में दी गई नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसे समान भाग में बांट दोगे। कितने साझेदार हैं, 3। तो आपका प्रत्येक साझेदार का कितना हो जाएगा, 15,000 लाभ होगा। क्वेश्चन को पढ़िएगा कि पूंजी का अनुपात दिया है कि लाभ का अनुपात दिया है, उसी के हिसाब से निकलेगा। प्रश्न नंबर 33, वित्तीय वर्ष के लिए यदि भागीदार अगस्त महीने से हर महीने की शुरुआत, ये याद रखिएगा, ये सम आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है और एमसीक्यूज में पूछ सकता है। यदि भागीदार अगस्त महीने से हर महीने की शुरुआत में 1500 निकालता है तो 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज होगा। यहाँ पे हमने किया है सॉल्व, समझिए। आहरण की तारीख, ये आपका उदाहरण नंबर 1 का जो दूसरा अथवा में आपको दिया गया था वो उस मेथड से किया गया है। ओके, आहरण की तारीख, रकम गुणे में मास के लिए, और क्या है बराबर गुणनफल पद्धति के मास के लिए मूलधन। ओके, 1/8/2016, हम यहाँ पे 1/8/2024 भी लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि 8 यहाँ पे क्यों लिया, अगस्त का मंथ है। ओके, तो 1500 कितना है वहाँ पे, 1500 गुणे 8, 1500 गुणे 8। ओके, 8वें महीने से शुरू हुआ है, 8 बराबर कितना हो जाएगा 12,000। फिर हम आए 1/9, वर्ष के अंत में पूरा हो रहा है, तो वर्ष का अंत कौन सा है अकाउंट के भाषा में, मार्च। कौन सा है, मार्च। 3 मार्च को हम जो मार्च है वो हमारा वर्ष का अंत है। और वर्ष का प्रारंभिक डेट क्या है, अप्रैल। प्रारंभिक डेट कहाँ से शुरू होता है, 1 अप्रैल से। ओके, 31 मार्च से खत्म होता है अकाउंट का। समझ में आया, कि अगस्त शुरू होता है तो मार्च को खत्म होगा। तो 1 अगस्त 2016, हम यहाँ पे 2024 भी लिख सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग पे। तो 1500 गुणे 8, 12,000। इसी के अनुसार हमने बाकियों को किया है कैलकुलेट करने के बाद यहाँ की जितनी भी अमाउंट है उसको हम टोटल करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 54,000। ओके, अब 54,000 आया, ये रहा सॉल्यूशन। आहरण पर ब्याज 54,000 गुणे 12% गुणे 1/12, तो हमारा आंसर आ गया 540। 540। आई होप आपको समझ में आया। अगर यहाँ पे अगस्त ना हो, अगस्त के जगह पे दे दिया हो सितंबर, तो आप क्या करोगे, 1/9/2016 और 7 से शुरू कर दोगे। ओके,
प्रश्न नंबर 34। एक साझेदार हर महीने के अंत में बराबर किस्तों में 1 वर्ष के कुल 6,000 निकालता है, फिर 12% प्रति वर्ष की दर से आहरण पर ब्याज मिलता है। हमने क्वेश्चन में देखा है कि हमें 500 दिया जाता है, ये प्रति मास होता है और इस प्रति मास को हमें वर्ष में बदलना रहता है, तो हम 12 करते हैं, 12 गुणे में 12 करते हैं, 12 पंचे 60, तो 6,000 हो जाता है। तो हमें डायरेक्टली ये 6,000 दे दिया गया, लेकिन हमें चाहिए क्या, ये 500। इस 500 के बेस पे ही हम क्या करेंगे, आहरण का ब्याज निकालेंगे। और यहाँ पे हमने कैसे समझा, यहाँ पे क्या बोल दिया है, एक वर्ष का कुल, एक वर्ष का कुल किस्त है ये। ओके, हमें ध्यान से रखना है रकम के सामने क्या लिखा हुआ है, वर्ष लिखा हुआ है कि माह लिखा है। ओके, महीना लिखा है, ये चीज़ हमें देखना है। तो हमें क्या करेंगे, 6,000 भागे 12 कर देंगे, 6,000 भागे के 12 कर देंगे। ओके, तो कितना आएगा, 500। कितना आएगा, 500। ओके, तो हम क्या करेंगे, 500 गुणे 12%, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 500 गुणे 12/100 गुणे, ये अंत बोला है तो हमारा 66/12। 500 गुणे 12% आया 60, 60 गुणे 66 भागे में 12, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 330। प्रश्न नंबर 35। एक साझेदार की अंतिम पूंजी 55,000 है, जिसमें निकासी 15,000 और लाभ 20,000 शामिल है, तो पूंजी पर 5% की दर से वार्षिक ब्याज क्या होगा। 55,000 साझेदार की पूंजी है, एक साझेदार की, निकासी मतलब आहरण। एक बात याद रखना, निकासी बोले तो कंफ्यूज मत होना, निकासी का मतलब आहरण ही होता है। सॉरी, निकासी का मतलब आहरण ही होता है। क्वेश्चन को पढ़िए फिर से, क्या कहा है, एक साझेदार की अंतिम पूंजी 55,000 है। ओके, 55,000। अब निकासी कितनी है उसकी, 15,000, तो टोटल कितना हुआ, 70,000। ओके, 70,000 है। तो 70,000 हुआ, ये जो 70,000 है, तो ये जो हमारा 70,000 है, तो 70,000 को हम 20,000 में से माइनस करेंगे, आया 50,000। क्या आया, 50,000। तो ये 50,000 हमारा रियल पूंजी है। क्या है, रियल पूंजी है, क्योंकि पूंजी को आ गया, हाँ ये रहा, 50,000 गुणे पूंजी पर 5% की दर से वार्षिक ब्याज क्या होगा। पूंजी पर, तो पूंजी हमारा कितना निकला, 50,000 गुणे 5%, तो हमारा 2,500 वार्षिक पूंजी पर ब्याज निकल जाएगा। फिर से समझा देती हूँ,
55,000 अंतिम पूंजी थी। आहरण हमने उससे क्या किया, चलिए आपको इस तरीके से समझाती हूँ कि सवाल कहना क्या चाहता है। ये आहरण हमें कितना दिया गया है, 15,000। अंतिम पूंजी कितनी दी गई है, 55,000। ओके, और लाभ कितना दिया गया है, 20,000। ये हमारा विवरण है, ये हमारा विवरण है, ये राशि है। यहाँ पे जगह नहीं है, फिर भी आपको समझा दे रही हूँ। इसे राशि का कॉलम समझिए, इसे विवरण का कॉलम समझिए। ओके, उधार साइड में आहरण 15,000, अंतिम पूंजी 55,000 और जमा साइड में लाभ 20,000। प्रारंभिक पूंजी हमें नहीं पता है और प्रारंभिक पूंजी पर से ही हमें 5% की दर से वार्षिक ब्याज निकालना है। तो 15,000 प्लस 55,000 कितना होगा, 70,000। 70,000। ओके, अब 70,000 में से 20,000 माइनस करेंगे तो 50,000। तो प्रारंभिक पूंजी कितनी है, 50,000। प्रारंभिक पूंजी कितनी हो गई, 50,000। अब प्रारंभिक पूंजी पर से ही हम क्या निकालेंगे, 5% की दर से वार्षिक ब्याज। प्रारंभिक पूंजी कितनी थी हमारी, 50,000 गुणे 5/100। 25, ये 2 जीरो तो हो गया 2500। ये आपको समझ में आया। जो प्रश्न नंबर 35 है वो आपका एग्जाम्पल नंबर 11 है, आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 11 है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो और आपको ये समझ में आया हो। ये आपको 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं। ओके, अगर MCQs में पूछें तो भी आप इसे कर सकते हैं ईज़िली।